अब कोई इंटरव्यू कोई और भी कर रहा होगा तो उसको मैं ओजी नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें बोलूंगा ये बंदा ओजी है, ठीक है? लव रिस्पेक्ट पीस, लव रिस्पेक्ट ये बेसिकली लव रिस्पेक्ट पीस। यार ऐसा तुम बीसी, अच्छा खैर यार तुम वाइब नहीं तोड़ा करो बीच में आके, अजीब यार ये तो क्या यार सारी परिवार छोड़ दी यार। एक वही से स्टार्ट करता हूँ। तो ये शरफ भाई के साथ हमारा बहुत टाइम गुजरा है और हमने बिल्कुल जो मेरी जर्नी थी या अदर की जर्नी थी साथ ही हमने स्टार्ट किया है, तो अच्छा टाइम गुजरा है ब्रो। इसमें कोई वो नहीं है कोई मेरी साइड से दम खेच लड़के तो दम खेच आजा मेरे संग खेच। असल में पीते नहीं है फिर भी ये फिर भी ये तब के टाइम पे जब हम लोगों का बैंड बना था SQB, तो तब कोई शहर में कुछ 8 रैपर ही थे ब्रो, ठीक है, जिसमें तला अंजुम, तला यूनुस, ठीक है, और बिगी, उमर अली म्यूजिक, ठीक है। दिल मांगे दिल ले ले, जा मांगे जा ले ले, दिल मांगे दिल ले ले, जा मांगे जा ले ले। I swear to God सोने लगे चले नाल तू, I love to be in dark खोले जदे वाल तू, body lean ए swag तेरा देख की तकी है मित्रा दा हाल तू, आल तू पाल तू वाई बला को टाल तू, मैं से मेरे नाल मैनू बुझना सवाल तू, अलग ख्याल तू मासी सारे हाल तू, जो भी तुझे देखे बड़ा टाइट बड़ा माल तू। ओके मानी निकला मैं घर से 16 नंबर बस पे, सदर दी गेड़ियां थे मारे मानी जम के, काली मेरी जीन्स और वाइट मेरे चश्मे, करोला वाले लड़के फंसे हुए रश में, पिंडा च यार बेली पारा ने खबरो, कुर्ता पजामा ते रखे होने ट्रक ब्रो, तले काली खेड़ियां ते चर्चे ने लग ब्रो, जोगे की बीट्स और लौंडा में तो सख्त ब्रो, के टाउन खिला ब्रो, छपे अखबारों में हजारों में, वियाड़ी और लियारी की दीवारों पे जबानों पे, बच्चे बूढ़े बाबों पे ये गाना बजेगा, जानी चलती हुई कारों में, कब किस तरह ऑफ फ्लाइट ऊपर जारी है, ओवरऑल वाइब अच्छी आ रही है, चंद दिनों में मेरी शादी होने वाली है, पैसे तो लगेंगे पर वाइब भी तो आ रही है। Hello, Assalamu alaikum guys, this is Asad Javed Siddiqui with a message of love, respect and peace, you know, and I welcome you to Encyclomedia Hub Point of View session. एंड आज हम लोगों के साथ बहुत ख़ास हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो कि काफ़ी टाइम से हिप हॉप इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं और उन्होंने बहुत शोज़ बजाए हैं, बहुत शोज़ फाड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी एक जर्नी है एज एन आर्टिस्ट। ऑब्वियसली हर एक आर्टिस्ट की जर्नी होती है एंड दे हैव इंस्पायर्ड मैनी यंग आर्टिस्ट और इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं, यू नो। सो आप लोगों की वर्चुअल ज़ोरदार तालियों में, क्योंकि देखो तालियों के बगैर तो बाइक नहीं बनती ना, वर्चुअल ज़ोरदार तालियों में आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अजहर अली म्यूजिक एंड इमरान रियाज AKA मिस्टर मानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, यू गाइस आर लुकिंग वेरी हैंडसम। अजहर भाई, मानी भाई, कितने अच्छे लग रहे हो यार आप लोग। बस यार तुम्हारे इस पॉडकास्ट के लिए हमने खर्चा कर लिया है भाई। लव है माशाल्लाह। कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है जिंदगी में? करंट क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है ब्रो, और तुम बताओ? एवरीथिंग फाइन। अजहर भाई, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है करंटली? क्या चल रहा है म्यूजिक को लेके एंड अपनी लाइफ को लेके? यार एवरीथिंग इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ इज गोइंग ग्रेट। आई एम डूइंग म्यूजिक, जिम चला जाता हूँ कभी कभी। एंड जिम गाइस, जिम अभी फ्लेक्स ही कर रहे हैं लेकिन भाई बहुत बड़े भाई साहब। तभी मैंने आगे कुछ बोला नहीं। नहीं वेल, जिम एंड एवरीथिंग इज ग्रेट यार। और मैं देखता हूँ यार तुम्हें अपना असद, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब और तुम कपड़े बहुत अच्छे पहनते हो। मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हें और मैं ऑन स्क्रीन भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बनता भी है। वेरी नाइस। नो डाउट ब्रो। थैंक यू सो मच गाइस। वैसे सच बात बताऊँ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन मैंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं लेकिन कभी मैं नर्वस नहीं हुआ, लेकिन टुडे आई एम अ लिटिल नर्वस क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि आई हैव सीन अजहर अली एंड मानी rapping and doing music जब मैं छोटा था and I used to see them, I used to idolize them, then I meet them, then it's a journey। मेरा भी कभी किसी ने इंटरव्यू लिया तो मैं ज़रूर बताऊंगा। well guys, moving forward, let's talk about rap। मानी भाई, what is rap for you? मतलब
like it's a question. यार Hip hop music. रैप शुरू में जब स्टार्ट किया था तो एक जस्ट लाइक सबको होता है ना कि यार एक शौक के तौर पे यार हर बंदा रैप कर रहा है तो यार मुझे भी करना चाहिए, तो स्टार्ट किया था शौक के अंदर। लेकिन उसके बाद अब मतलब जब करते इतना टाइम गुजर गया रैप करते हुए, तो ये है कि अब जो है ना वो रैप ब्लड के अंदर है ब्रो, मतलब ये वाला सीन है। तो मेरे लिए तो समझो कि ब्लड के अंदर ब्लड वाला रिलेशन जो होता है ना वो मेरे लिए वो रैप का वो वाला रिलेशन है ब्रो। रैप इज अ वाइब एंड रैप ही मतलब बट अच्छा सही है रैप। अब ऑब्वियसली यू हैव बीन डूइंग, अच्छा आपने 2008 से आप इंस्पायर्ड थे। आपकी इनिशियल इंस्पिरेशंस कौन रैपर कौन आर्टिस्ट थे जब आपने मतलब अपनी यंग एज में सुना रैप म्यूजिक को? आपको कैसे मिला था ये म्यूजिक? यार बेसिकली मुझे हमारे भाई थे वकास भाई, ठीक है, बेसिकली उन्होंने मुझे हिप हॉप सुनवाया था, ठीक है। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बोहेमिया बाजी का गाना सुनवाया था, सहारा, ठीक है। तो तब मैंने सुना तो मैंने बोला सही है, और वो पंजाबी में था तो मैं पंजाबी हूँ तो वो मैं ज़्यादा रिलेट कर पाया उससे। तो मैंने सुना यार ये तो बहुत सही चीज़ है यार, मतलब फिर मैंने खुद से ही सर्च करना शुरू किया और पुराने गाने भी निकाले। विच परदेसा द एल्बम था जो वो वाला, वो भी सुना। तो फिर उसके बाद मैंने 50 सेंट को सुना, ठीक है। तो ये है कि बस वहाँ से मैंने सुनना स्टार्ट किया था। ये कि बोहेमिया डेफिनेटली जितने भी पुराने रैपर हैं जिन्होंने स्टार्ट किया 2010, 11, 12 के अंदर, तो सब ने बोहेमिया को ही देख के बोहेमिया को सुन के ही स्टार्ट किया। तो ऐसा ही है, मेरी भी वैसी ही जर्नी है कि बोहेमिया का वो गाना अगर मैं ना सुनता तो शायद मैं आज रैप ना कर रहा होता। ये बोहेमिया बाजी सैल्यूट ओजी सॉन्ग। लेकिन बोहेमिया से मतलब बहुत लोग इंस्पायर्ड, वी कैन से ही इज अ पायनियर, और उनकी वजह से ही आज एक इंडस्ट्री डेवलप्ड है एशिया में भी। इवन देसी हिप हॉप रैप सीन के बारे में बहुत एक कंट्रोवर्सी है कि देसी हिप हॉप म्यूजिक मैंने किया वो किया, लेकिन अगर हम रूट्स पे जाएं सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम। सही तरीके से जो इंट्रोड्यूस करवाया ना वो बोहेमिया ने ही करवाया, ठीक है। जो एक रैप होता है, जैसे कि अभी जैसे लोगों को पता चलता होगा अच्छा यार रैप ये होता है। पहले तो शुरू के टाइम पे तो वो जो हनी सिंह वगैरह कर रहे थे तो हमारे लोगों को ये लगता था कि यार ये कुछ रैप ये इस तरह से होता है। लेकिन हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हमें बहुत सुनते सुनते पता चल गया था नहीं ब्रो रैप ये होता है। तो तभी वो करते अब तो ये है कि यार अब काफ़ी इजी हो गया लोगों को। अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता होता कि रैप क्या है, लेकिन यह है कि हाँ, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है कि रैप एक हिप हॉप का एक पार्ट है, एक जॉनरा है, ठीक है। तो ये या बिल्कुल सही बात है भाई, आप भी इससे रिलेट करेंगे क्योंकि पहले हमारे मेन स्ट्रीम कमर्शियल इंडस्ट्री ने कभी रैप को अडॉप्ट नहीं किया था, उसको पहचान नहीं दी गई थी। वी हैव स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। जब सैम्पलिंग कर लेना, जब एक अनटैग बीट बना लेना एक बड़ी बात होती थी। अनटैग बीट बना ली भाई, इट वाज अ बिग थिंग। वो फ्लेक्स था और वो एक चीज मानी जाती थी कि भाई बीट को काट के वो उसने कुछ बना दिया। ऐसा ही है, वो यूट्यूब की बीट या डिफरेंट वेबसाइट्स थी उनकी बीट्स, वो rocketpro.com इस तरह की और भी काफी सारी शैडोविल वो थी जिसमें मैंने बेसिकली इवेंचुअली बहुत सारे गाने बनाए उस पे। और बिल्कुल ऐसा ही है, उस वक्त पे इस तरह की कोई अनटैग बीट मिल जाना ही अपने आप में एक नेमत होती थी। अच्छा तब मुझे तो शुरू में पता भी नहीं था कि मतलब कोई प्रोड्यूसर वगैरह कोई बीट बना के देगा और आप उस पर रैप करोगे। मेरे लिए तो वही दुनिया थी कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो बीट और बस रैप करना शुरू कर दो, उसमें कुछ लिख लो बस कर लो और कुछ लोगों को सुना दो इर्द गिर्द, और वहीं पे एक सीन था। दैट्स हाउ यू स्टार्टेड। सो अजहर अली, आपको कैसे म्यूजिक मिला? व्हाट वाज योर बेसिक इंस्पिरेशंस? यार लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू कि मेरी जो बेसिक इंस्पिरेशन है वो मेरे वालिद साहब हैं, माय डैड। वो बहुत ही बेहतरीन फनकार हैं, साईं खादिम हुसैन साहब। तो मेरे तो ब्लड में है ना यार, मेरे इस तरह से ब्लड में, बिकॉज मैं माय दादा वाज अ वेरी ग्रेट सिंगर, और उनके बाद फिर मेरे वालिद साहब सिंगिंग करते, और फिर मैं बचपन से जब उनको देखता रहा, लेकिन शुरू में मैं बहुत शर्माता था, घबराता था अपने वालिद साहब के सामने गाने से। तो मैं प्रैक्टिस करता रहता था जब वो घर से बाहर होते थे। एंड व्हेन आई वाज 12 साल पहला गाना मैंने गाया जो है लाखों को नचाया। बेसिकली वो 12 साल का जब मैं था तो मैं गा रहा था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे सुना एंड ही सेड कि भाई तुम खुल के गाओ, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले मसाले तुम्हारे।
एंड आई सेड नथिंग, और फिर तब से फिर मैंने गाना स्टार्ट किया. सो दैट वाज द रेफरेंस जो कि मैंने उस गाने में यूज़ किया. अगर आपने वो गाना सुना हुआ हो मेरा. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी, बहुत भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा सॉन्ग है. और डैड, अच्छा तो आपके डैड ने आपको इंस्पायर किया? एग्जैक्टली. तो फिर उसके बाद मुझे खैर उस इंस्पिरेशंस आप तमाम उम्र लेते रहते हैं नए नए लोगों से, नए नए आर्टिस्ट से. तो वो तो ऑब्वियसली थ्रू आउट चलती रही है और अभी भी है, चल रही है. लेकिन जिस तरह से आपने मुझसे पूछा कि ऐसा सबसे पहली इंस्पिरेशन, तो दैट वाज माय डैड. ओके ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, फिर आपने अब म्यूजिक करना स्टार्ट किया, देन आपको रिकॉर्ड लेबल्स और ये सब रिकॉर्डिंग सिस्टम सब चीज़ें ये तो पहले नहीं थी, इन्वॉल्वमेंट नहीं थी यार. बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि अब्बा की वजह से मुझे बेसिकली शुरू से ही मालूम था स्टूडियोज़ का. मैं जाता रहता था उनके साथ रिकॉर्डिंग्स वगैरह पे. तो मुझे पता था इन सारी चीज़ों का. लेकिन खुद से अकेले से जाके किसी को ये बोलना कि मेरा गाना रिकॉर्ड करो, ये बेसिकली एक बड़ी ही उस वक्त मेरे लिए जो है ना वो बड़ी ऐसी बात थी जिसके लिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी एट दैट टाइम. और फिर हुआ ये कि खैर मैं समहाउ मेरे बहुत अच्छे बड़े भाइयों की तरह विक्टर नाज, ही इज़ अ वेरी ग्रेट म्यूजिशियन. मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं उनके पास गया एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए. और उस वक्त मैंने सबसे पहला जो है वो गाना रिकॉर्ड किया था अभी मुझ में कहीं. बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद था. और तो मैंने उसको उसके इंस्ट्रूमेंटल पे उसको मैंने रिकॉर्ड किया. तो वो मेरा पहला बेसिकली एक्सपीरियंस था कोई भी गाना रिकॉर्ड करने का. और फिर उसके बाद मेरी मुलाकात हुई द ग्रेट मिस्टर मानी से. एंड आई टेल यू द स्टोरी. कौन सा एरा था, कौन सा टाइम था व्हेन यू गाइस कनेक्टेड? और एक और पर्सन शौकी, यू नो शौकत, वो भी आपके साथ कनेक्टेड रहे हैं और माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं. Yeah, exactly. How you guys connected? It's a very important thing to talk about. Yeah, Let the people know. मैं बताऊँ या मानी तुम बता रहे हो? तुम बताओ. फिर तुम वो वाला पार्ट बताओगे तुम्हारा फेवरेट वाला. Okay, अजहर भाई प्लीज. अच्छा, बेसिकली होता ये है कि वन ऑफ माई फ्रेंड उसने मुझे कहा कि यार तुम गाते हो तो चलो मैं तुम्हें एक लड़के से मिलवाता हूँ जो रैप करता है. तो मैंने कहा यार अच्छा रैप करता है. एट दैट टाइम आई वाज़न्ट नो कि रैप क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने बोहेमिया पाजी को नहीं सुना था एट दैट टाइम. तो हमारी मुलाकात होती है और मानी मुझसे पहली मुलाकात में ही हम भाइयों की तरह मिलते हैं. और बिकॉज मानी नेचर का बहुत अच्छा है, नो डाउट इन इट. तो मानी मुझे कहता है कि यार मैंने गाना बनाया है और ये गाना जो है अपने अज़हर आप मेरे साथ करोगे. गाने का नाम था प्यार हो गया और इसमें मानी के रैप था उसमें मानी का. और मैंने पहली दफ़ा जब सुना तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कहा यार पता नहीं यार ये लड़का क्या कह रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैं वो बंदा हूँ जो शुरू से नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनता हुआ आ रहा हूँ, सोनू निगम को सुनता हुआ आ रहा हूँ, सजाद अली खान साहब को. संगीत उसमें आप ढूंढते हो उसमें. तो आई वाज यू नो ट्रूली मैं बिलोंग करता था सुर संगीत वाले फैमिली से, घराने से. तो उस वक्त वो बात मुझे समझ में नहीं आई. लेटर ऑन मैंने कहा यार करते हैं ब्रो. और फिर मैं जो है गायब हो गया वहाँ से. और फिर मैं तुमसे नहीं मिला था. फिर कुछ अरसे बाद ओके गाइस, ये अंडर द टेबल बात है जो कि यू नो उसके बाद फिर होता ये कि मैं मानी से मुलाकात करता हूँ और मैं कहता हूँ लेट्स डू दिस ब्रो. क्योंकि उस बीच में पता नहीं मुझे क्या लगता है कि नहीं यार मुझे करना चाहिए, चलो काम करता हूँ मैं मानी के साथ. और उस टाइम पे मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ मुझे रैप की समझ नहीं थी. मैंने वो बेसिकली एग्री किया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ही इज़ अ वेरी नाइस गाय. 2 दफ़ा कह चुका हूँ इसके पैसे बनते हैं. और फिर ऐसा नहीं है, अलग से क्लिप निकालना सही है और अलग से लगा. तो फिर मैंने मानी से मुलाकात की. और मानी इसके बाद बताओ क्या यार. हम लोग मिले तो जैसे बताया अजहर ने कि इसको सही लाजमी सी बात है यार. वो एक जिस तरह का ये काम सुन रहा था और ये कर रहा था काम, तो उस वाले और हिप हॉप वाले काम में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो मैंने उसने बोला हाँ सही है. मैंने बोला ब्रो करते हैं, रिकॉर्ड करना है ना, क्योंकि मेरा तो स्टार्ट हुआ तो मेरा पहला गाना था. मुझे तो समझ रहे हो बात, तुम्हें पता है पहला गाना मतलब कितना एक्साइटेड होता है. तो मैंने उसको सुनाया, इसने बोला ठीक है करेंगे, लेकिन ये गायब हो गया ना. अच्छा मैंने बोला यार ये बंदा कह रहा है मैं नहीं कर रहा. मैंने ठीक हो गया, लेकिन भाई की मोटिवेशन वही थी, कीप इन 100% ब्रो. तो मैंने बोला ठीक है मैं सोलो कर लूँगा, कोई मसला ही नहीं है, भाई सोलो करेगा. अच्छा तो मेरा संडे को सीन था, तो मैं संडे को रिकॉर्डिंग पे जाना था. शॉर्ट टू ज़ेब भाई, ठीक है, ज़ेब भाई ने हमारा पहला गाना बनाया था. ज़ेब भाई. तो मैंने ज़ेब भाई को कॉल की, मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ. उन्होंने बोला ठीक है शाम में आ जाओ. इतनी देर में इसकी कॉल भी आ गई, कह रहा ब्रो ऑन सीन है, मुझे गाना करना है. मैं ठीक है भाई और सीधा चलते. तो वो हम लोग गए, हमने वो पहला गाना रिकॉर्ड किया
और उसके बाद क्या कहते हैं हमने वो यूट्यूब पर पिक्चर लगा के, तब ये पिक्चर लगा के ही होता था, तो आर्ट कवर का वगैरह का तो पता ही नहीं था कि आर्ट कवर भी होता है ब्रो इसकी। और मैंने एक तस्वीर ली और वो गाना अपलोड कर दिया। तो ये कि उससे बड़ा बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स मिला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है कि यार कोई आपको कॉल करके बोल रहा हो कि ब्रो मैं आपका गाना जिम में सुन रहा हूँ और मैंने गाना सुना वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपका फैन हूँ। क्या क्या और इस टाइम पे हमें कॉल आती थी फर्स्ट टाइम ना बड़ा एक अलग वाइब आती है। Exactly. फर्स्ट परफॉर्मेंस ये से लेके फर्स्ट टाइम जब आप म्यूजिक में आते हो या पहला गाना बिकते हो या पहला एक हार्ड होता है या पहला आपका फैन आपको अप्रिशिएट करता है, तो इट्स अ वेरी अनडिफाइंड फीलिंग। एग्जैक्टली सेम वाज गोइंग ऑन विद अस एट दैट टाइम। और फिर ऐसा होता है कि हमें कोई बताता है कि यार सखर में मैंने वो गाना चलते हुए सुना, और इस तरह की कॉल्स आती थी हमारे पास और हमें बहुत अच्छा लगता था। और लेट मी मेंशन दैट कि वहीं से फिर शुरुआत होती है मानी हमारे बैंड की स्ट्रीट विजडम की। ऐसा ही है स्ट्रीट विजडम, वो जो कमिंग टू द कंटेंट ब्रो, स्ट्रीट विजडम तो पहला सॉन्ग था ना ब्रो, उस सॉन्ग के बाद जो उस टाइम पे कुछ जो नए लड़के रैप कर भी रहे थे, ठीक है, तो उनके मेरे पे मैसेज भी आने लगे कि यार ब्रो मतलब हमने गाना सुना यार बहुत अच्छा लगा है, वो आपसे मिलना है। तो तब के टाइम पे एक रैपर को रैपर से मिलने का ना बड़ा क्रेज होता था कि यार अभी रैपर से मिल रहे हैं ब्रो। अब तो मतलब नॉर्मली ना वो इतना वो वाला सीन नहीं है तो कि ठीक है यार पत्थर उठा नीचे पड़ा रहा है। रैपर ऐसा तो वो दौर है। पहले था कि यार अबे अच्छा यार ये भी रैप करता है तो यार क्यों ना इससे मिले। तो मेरे पास कॉल्स वगैरह मैसेज फेसबुक पे मैसेज आते हैं ब्रो मिलते हैं। हाँ यार ब्रो मैं भी रैप करता हूँ, मैं भी करता हूँ, तो मिलते हैं। तो खैर अजहर और मेरा सीन पर ये हुआ कि हमने सोचा यार हम बैंड बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बैंड बना लिया जिसका नाम था स्ट्रीट विजडम, ठीक है, जिसकी अभी अजहर ने उसकी ईपी भी की है। तो अभी तो वो रिवाइव हो रही है चीज़ें। वो हमने स्ट्रीट विजडम के नाम से एक बैंड बनाया, ठीक है, और हम लोगों ने उस पर सेकंड सॉन्ग बनवाया जो रिकॉर्ड किया बनाया हम लोगों ने, और वो भी अपलोड किया, उसका भी अच्छा फीडबैक मिला हम लोगों को। तो फिर हुआ ये कि मैंने उसके बाद तुम मानी चर्चमैटिक वाले सीन में बिजी हो गए थे। हाँ आप लोगों के कनेक्शंस फिर आए, यू गेट JJ47 तले यूनिवर्स तरंजुम से, और भी आप लोगों के साथ एक जी साइड पे एक तरीके से कह सकते हैं डेवलप होने लगी। असल में सीन ये था कि फिर जो है ना वो शरद भाई जो है ना वो असल में ये इनका रॉक करते थे, रॉक म्यूजिक करते थे, ठीक है, तो रॉक बैंड भी था इनका। तो इन्होंने वो रिसेंटली हिप हॉप बैंड बना रहे थे, ठीक है। तो मैं रेडियो पे वैसे भी जॉब कर रहा था यार, ये 2011 की बात है, ठीक है। तो मैं रेडियो वैसे जॉब करता था, तो इनको शरद भाई को पता था कि मैं रैप करता हूँ। तो फिर जब ये पहला गाना दूसरा गाना से रिलीज़ हुआ तो शरद भाई ने बोला कि यार चलो आओ यार मैं बैंड बना रहा हूँ, ठीक है, तो काम करते हैं। तो जब फिर पहले दिन मेरी JJ47 से मुलाकात हुई, जे सर से, ऐसे ही सोल किड शैक, तो इसी तरह फिर हम लोगों का SQ भी बन गया। तो हम लोगों ने चर्चमैटिक का पहला जो गाना था गेटिंग हाई, तो वो गाना अपलोड किया। साउंड क्लाउड का टाइम था तब, यूट्यूब बैन हुआ था। रिवर्बनेशन एग्जैक्टली तो एग्जिस्टिंग करते, लेकिन रिवर्बनेशन वाज द प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पर तो वो जैसे ही वो वहाँ पर शरद भाई तब वो रेडियो पे शोज भी करते थे। वी आर कैपो कनेक्टेड था। कैपो और शैज़ का सीन ये था कि उससे JJ47 वहाँ से साइन था, ठीक है। उनका एक रिकॉर्ड लेबल था अर्बन प्रिंस रिकॉर्ड्स, तो वहाँ से जे सर साइन थे, ठीक है। तो वो वहाँ पर म्यूज़िक मतलब मैंने तो बहुत मेरा 2010 में स्टार्ट हुआ, JJ तो काफ़ी पहले से कर रहा था, 2007-2008 से कर रहा था वो, तो मैंने सुना भी हुआ था। तो उर्दू में रैप कर रहा था, मैंने इससे पहले किसी उर्दू रैपर को सुना भी नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम JJ को ही सुना था, जे सर को ही मैंने फर्स्ट टाइम सुना था उर्दू में रैप करते हुए। मतलब बहुत सही यार, मतलब उर्दू के अंदर भी, तो मैं तो वो पंजाबी कर रहा था, बॉय पंजाबी। हाँ बॉय पंजाबी, प्योर पंजाबी। यकीन एज अ लिसनर, लेट मी टॉक टू एज अ लिसनर, मैंने पहली दफा आपका म्यूजिक सुना मतलब इन पंजाबी इन के टाउन, एंड आई वाज लाइक बॉय पंजाबी, पंजाबी स्टफ इन के टाउन, इट वाज समथिंग यूनिक, क्योंकि उस टाइम तक म्यूजिक था, रैपर्स आ रहे थे, कराची में कोई पंजाबी नहीं था। सही बात है, क्योंकि ये इट्स अ फैक्ट, इट्स टू बी एक्सेप्ट। एंड आई क्लियरली रिमेंबर मानी कि उस वक्त पे कोई और रैपर्स थे, लेकिन मतलब कि कुछ इस तरह से शाइन नहीं थे कर रहे जिस तरह से जो है वो SQ म्यूजिक का बैंड जो कर रहा था, जिस तरह से इट्स अ फैक्ट कि SQ भी वो जो था, जैसे गेटिंग हाई टाइप सॉन्ग, जैसे थिंकिंग अबाउट यू सॉन्ग,
और भी इस तरीके के और सॉन्ग्स हैं जो कि आप लोगों की कोलैबोरेशन रही है, एंड मैनी पीपल लिसन दैट म्यूजिक ऑन साउंड क्लाउड और दे आइडियलाइज कि यार ये चीज़ें हो रही हैं तो हाउ टू मेक इट हैपन फॉर रियल फॉर देमसेल्व्स. सो या इट वाज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. कराची में यार तब के टाइम पे जब हम लोगों का बैंड बना था SQB, तो तब कोई शहर में कुछ 8 रैपर ही थे ब्रो, ठीक है, जिसमें तला अंजुम, तला यूनुस, ठीक है, और बिगी, उमर अली म्यूजिक, ठीक है, और एक दो और रैपर भी थे, ठीक है. और जब हम लोगों ने वो भी जब हमने रैप करना शुरू किया तो तब पता चला कि अच्छा यार ये लोग भी हैं कर रहे हैं. तो तब के टाइम पे ये था. तो ये इतने ही रैपर थे. अभी तो समझ रहे हो ना बात को? समझ रहा हूं मैं. काट देना. हम सब समझ रहे हैं भाई, सब जो देख रहे हैं ना वो भी सब समझ रहे हैं आप. तो ये है. तो तब के टाइम पे यार एक बड़ा मजे का सीन भी था तब, जो है ना वो बहुत. अब अच्छा मुझे लगता है कि जो उस टाइम की मोटिवेशन थी ना जिन रैपर की, मुझे नए रैपर के अंदर उतनी मोटिवेशन नजर नहीं आती. अब सब लोग नए रैपर को यही लगता है, जो नया रैपर है भी, जो बनना भी चाह रहा है, जिसको लगता है कि यार मैं रैप कर सकता हूँ, वो सिर्फ उसको यही लगता है कि यार मैं रैप करूँगा, मैं फेमस हो जाऊँगा और चीज ट्रेंड पे चल रही है, मैं भी कर लूँगा तो मैं भी फेमस हो जाऊँगा. जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो तब मेरे माइंड में कोई ऐसी बात नहीं थी कि यार कोई फेम नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है. एक बस वो एक रैप से लगाव था मुझे, और मुझे करना था, मुझे लिखना था, एक आर्ट थी, तो वो उसको आर्टिस्ट हो गए, आर्ट नहीं ये मुझे कबूल नहीं. वर्ड टू सर JJ47. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. फिर आप लोगों यू गाइस कोलैब एंड देन चीज़ें फॉरवर्ड हुई और कल्चर को एक इवॉल्व होते हुए आप लोगों ने देखा है, एक पूरी जनरेशन. फिर आपने देखा कि कैसे यंग आर्टिस्ट के अंदर अडॉप्शन आई, कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने रैप म्यूजिक को अडॉप्ट किया, और इस दौरान जोके ने अपना पार्ट बहुत अच्छे तरीके से ऐड किया. और ऑब्वियसली आज माशाल्लाह से देखो, बिग शाउट आउट टू सर जोके, you know, the Joke vibe, and sir love to sir, all love to sir Joke. And well, कल्चर इवॉल्व हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट रहा खाना बदोश टाइप एल्बम का, और बहुत सारे सॉन्ग सर जोके खाना बदोश का ही तो सबसे बड़ा पार्ट रहा ना यार. खाना बदोश के एल्बम ने ब्रो एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि अगर आपको कोई एल्बम बनानी है तो ऐसी एल्बम बनानी ब्रो, ये बेंचमार्क है. इससे पहले का जो भी म्यूजिक था ना, जो उर्दू में रैप करता रहा, इवॉल्व होता रहा मोर और लेस. इस दौरान आपने भी बहुत गैप लिया, काफी टाइम हालात जिंदगी, यू नो, आप मुझे मैंने कोई 4-5 साल नहीं किया रैप, छोड़ दिया वो. तो सबने छोड़ दिया अचानक से, बिल्कुल इस कल्चर में वो वीरानियत आ गई. हर बंदा अपने कामों में लगा हुआ है. ऐसा ही है. मसले मसाइल इतने थे ब्रो, मसले इतने थे. क्यों, क्या ख्याल है अजहर भाई, वो जो टाइम था ना जो बीच में गुजरा है, कोई 4 साल 5 साल का, उसमें ना बड़ी चीजें चेंजेस हुई हैं और मैच्योर हुआ है आर्टिस्ट. जो अब वो पुराना आर्टिस्ट जब अब आया ना एक नए अंदाज में, तो खैर खाना बदोश फिर एल्बम ड्रॉप होने लगे. तो खाना बदोश के बारे में अगर हम बात करें, खाना बदोश कैसा एल्बम है और उसमें क्या जो फीचर हुए आर्टिस्ट और जो प्रोडक्शन है वो यार, मैं कुछ कहूँ इस पे? हाँ बिल्कुल. खाना बदोश बेस्ट एल्बम, बेहतरीन प्रोडक्शन, और जितने भी आर्टिस्ट हैं सब डिजर्व करते हैं उसमें, सब डिजर्व करते हैं, सब ने बहुत अच्छा काम किया है. एंड एट द एंड ऑफ द डे जोके The mastermind. He is the man bro. उसने जोके भाई ने जो भी सीन किया, जिस तरह से भी प्लान किया, एंड आई डोंट नो कि मतलब कि मुझे नहीं पता कि वो बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी नहीं पता होगा शायद कि ये एल्बम इतना बड़ा हिट हो जाएगा. यार बहुत सही काम किया है. और उससे ये भी हुआ है कि खाना बदोश एल्बम से जो बाकी भी जिस इसके अंदर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे उनका भी सीन ऑन हुआ है ब्रो. मतलब काफ़ी सारे उसके अंदर रैपर है जिनके खाना बदोश के बाद से सीन ऑन हुआ है. और खाना बदोश एल्बम एक ट्रेंड सेट ऐसा भी कर दिया कि आपको उसमें ये भी पता चलता है कि यार ऐसे उर्दू रैप होता है, ऐसे उर्दू हिप हॉप क्या है, उर्दू हिप हॉप ये है. ये खाना बदोश एल्बम के आपको अंदर नज़र आएगा. तो जोके ब्रो सीन है जोके को ब्रो. मतलब अगर जोके भाई को क्या कहते हैं इसको, हिट मेकर मशीन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा. बिल्कुल. मैं बहुत ही मतलब एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ यहाँ पे. लेकिन एक और बात आती है सर, जोके की पर्सनैलिटी से भी रिलेटेड रिगार्ड म्यूजिक है, लेकिन ही इज वेरी हम्बल इन नेचर. जोके बहुत हम्बल है. मतलब उससे आप मिलोगे, नॉर्मल मिलोगे, वो वैसे ही मिलेगा जैसे कि यार आप उसको 10 साल से जानते हो. मतलब फुल ब्रो वाला सीन है. ये ब्रो आजजी होती है. बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक लाइन थी मैंने लिखी थी, मुस्लिम जात पर लगे ईमान कम, आर्टिस्ट बाद में पहले इंसान बन, रात मार रोए नहीं वो तू शाम बन, जहान से आगे तू वो आसमान बन। यू कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आपके पास वही हाथ हैं, वही पैर हैं जो कि मिलियनियर बिलियनियर्स के पास है, आप में उसमें कोई फर्क नहीं है। ऑल इज अबाउट द माइंडसेट। बस ब्रो तूने ऐसी 3-4 बातें मुझे रिकॉर्ड भी करके देनी है, पता है? ये मोटिवेशन मुझे चाहिए। Yeah, it's all about the mindset. You can Very be nice, very anything. nice. Yes. True. No, बिल्कुल, right. it's all about hustle. And खैर moving forward, shows पे आते हैं थोड़ा, और कल्चर इवॉल्व हो रहा है। रैप शोज माशाल्लाह यंगस्टर्स आर लीडिंग इन द इंडस्ट्री विद नो दोगली राय नहीं है कि सीधी बात है। और द वे दे आर सेटिंग द ट्रेंड टू द नेक्स्ट लेवल, इससे डायरेक्ट मोटिवेशन आती है नीचे। पूरे पाकिस्तान के रैपर्स को हम ले लें, पूरे पाकिस्तान के रैपर्स को, सो दे आर हाईली मोटिवेटेड बिकॉज दे उनको नजर आ रही है चीजें। तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट द शोज एंड इवॉल्विंग कल्चर? यार इस पे ज़्यादा तो नहीं कुछ कह पाऊंगा क्योंकि सारी चीज़ें सामने ही हैं। बिल्कुल। कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो छुपा हुआ हो। आई मीन सब जानते हैं। बाकी जिस तरह से यंगस्टर्स ने सेट कर दिया एक बेंचमार्क ब्रो, उसकी वजह से ट्रस्ट मी बहुत सारे ऐसे रैपर्स, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जिनको कोई पूछता भी नहीं था, या फॉर एग्जाम्पल लेट से कि जैसे मैं एक छोटा सा एक आर्टिस्ट हूँ, मेरी गली वाले सिर्फ लोग मुझे जानते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जब तक ये सीन हिट नहीं था तब तक वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। बिल्कुल। अब जब उनको पता है कि व्हाट ही इज डूइंग बेसिकली, बिकॉज जब उन्होंने इसका एक स्कोप देख लिया है और एक चीज देख ली है, नाउ दे आर स्टार्ट गिविंग मी रिस्पेक्ट एज एन आर्टिस्ट। एक मतलब कि अगर मैं एक आम रैपर की बात करूं तो ये मुझे लगता है कि ये मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हें दे दिया। यार उन लोगों ने ट्रेंड सेट कर दिया ब्रो आने वाले रैपर्स के लिए, कि जो अभी अंडरग्राउंड जो है अंडररेटेड भी है, अंडरग्राउंड में जो रैपर है जो नए हैं या जो पुराने भी हैं, तो एक होप है, होप छोड़ दिया उन्होंने कि ब्रो आप रैप से पैसे कमा सकते हो और रैप के जरिए आप कहाँ नहीं पहुँच सकते। आपका आर्ट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए ब्रो। ये बहुत अच्छी बात की आपने, यकीन करें जेन्युइन आर्टिस्ट का जेन्युइन होना कितना इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि देखें इट्स ऑल अबाउट झूठ तो आप दुनिया से बोल लो कि आप खुद से कैसे, आर्टिस्ट को अपने आप से झूठ नहीं बोला जाता। ऐसा ही है ब्रो। वो रियल आर्टिस्ट होगा, वो किसी और का छापेगा, वो ऐसे बहुत सारे रैपर्स हैं जो कि छापते हैं, वो दे आर कूल, लेकिन जो ऑर्गेनिक आर्टिस्ट होगा वो कभी भी छापेगा नहीं। ऐसा ही है ब्रो। यार इससे मानी मुझे एक बात याद आती है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये फील किया जब से मैं मतलब थोड़ा सा रैप की साइड पे आया हूँ, और उसका ज़्यादा क्रेडिट जाता है मानी को, क्योंकि मैंने बताया कि मानी ने मुझे बेसिकली इस साइड पे इंट्रोड्यूस करवाया कि चलो यार थोड़ा सा इस R&B और रैप वाली साइड पे। तो मैं जब इस साइड पे आया हूँ तो मुझे ये लगता है कि जो इस चीज़ में जिसकी बात आप तक पहुँचती है वही जेन्युइन आर्टिस्ट है। इस पर आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? मुझे मानी कई दफ़ा कहता है कि अजहर तू कोई सेल्फ प्रेज ट्रैक कर, ऐसा ही है, ऐसे मजाक में ऐसे मुझे मजाक में कहता है तू भी फ्लेक्स करना ब्रो, जी बन जा। मैं कहता हूँ ब्रो मैं वो नहीं हूँ, जी बन जा। मैं वो नहीं हूँ, मतलब कि मैं वो नहीं हूँ, मुझसे इसलिए नहीं होता है। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि यार इस लाइन में जो अगर इस तरह की बात कर रहा है तो वो ऐसा है, और अगर उसकी बात आप तक सही तरह से पहुंच रही है, आप उसको फील करते हो, तभी वो जेन्युइन आर्टिस्ट है। ये मुझे लगता है, ये कनेक्शन है, वर्चुअल कनेक्शन फ्रॉम फैंस। जो झूठ बोल रहा है वो पता लग जाता है आपको। ऐसा ही है ब्रो, जो आप नहीं है वो अगर आप बोल रहे हो तो ना, तो आपको लगता है कि आपके 10 फैंस उस पर फ्लैक्स कर लेंगे, लेकिन 10 ऐसे लोग भी जिनको पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं। जो हो ब्रो, जो हो वही बोलो, जो आप देख रहे हो, जो आपके इर्द गिर्द चल रहा है या जो आपने लाइफ में फेस किया है, ठीक है, वही आप लिखो, वही आपका जो है ओजी आर्ट है ब्रो। वेरी हार्ट टू हार्ट। ऐसा ही है। हसल है रोज, गाने लिख और तू करता जा रहे, मिलेगा वो जो भी लिखा तेरी किस्मत का रे। हसल है रोज। तो दैट्स व्हाट द एजेंट है। दैट्स जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रैप म्यूजिक इज अ प्रोटेस्ट। एक कह सकते हैं कि हम कि चले हम R&B साइड से जॉनर के हम सब डिवीजन, एग्जैक्टली इट्स अ प्रोटेस्ट फॉर योर राइट्स, प्रोटेस्ट अबाउट राइट्स। अगर मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूं, लेट्स टॉक अबाउट नबील अकबर। आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी कोलैबोरेशंस रह चुकी हैं। नबील अकबर इज एन OG आर्टिस्ट एंड ही इज बीन रिस्पेक्टेड। ऐसा ही है ब्रो। सो शाउट आउट टू नबील अकबर, बिग शाउट आउट टू नबील अकबर। क्योंकि यकीन करें आप अगर जिम में हो ना, मैं आपकी अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जिम में नबील अकबर के सॉन्ग सुन रहा था। एक दिन मैं पूरा दिन सिर्फ नबील अकबर के सॉन्ग से था। The organic content जो वो बोल रहे हैं, the way he is doing, that's the example
फॉर एन आर्टिस्ट टू डू व्हाट टू डू और नॉट टू डू, अगर आप करोगे चीजें शिट तो वो आपके सामने आएंगी। कर्मा इज अ बिच। ऐसा ही ब्रो, बड़ी चालाकी से तुमने जो कर्मा बताया के ना बारे कि में तुम आपका जिम क्या जाते है? हो और तुम फ्लेक्स करते हो वहां पे, मैंने देखा तुम्हें, तुम्हारे जिम की कुछ पिक्चर्स मैंने स्नैप्स देखी हैं। ये जब देखता है ना बच्चियां इधर उधर घूम रही है तो मानी बड़ा फ्लेक्स करता है ये। मैंने इसको देखा ब्रो, यार ये- और मुझे ये पता भी चला है कि सिर्फ ये यार दो चार सेट्स करके और फिर फ्लेक्स कर रहा होता है सभी यार, पूरा ये देखो कट कर मुझे ये कोई कट वट नहीं होगा, ये सारा वाला कुछ बात नहीं जाएगा। कटेगा ब्रो, ये सबसे पहले लगेगा। यही तो नहीं कटेगा। यार ये देखो, खैर ऐसी चीजें हो जाती है, दिन में एक दफा जरूर होता है मेरे साथ। मैं यहाँ बड़ा ओजी हसल स्क्वाड फुल ना यू फ्लेक्स मिल, लेकिन 4 बजे स्टेटस रियलिटी लगते हैं यार खैर ऐसी बात क्या होती है है। यार, होता है हाँ यार। लेकिन यही तो लाइफ भाई है, यही है हम, ये रियलिटी में यही है, एक ही नहीं है। तुम्हारा सीन है यार अभी सब रंजिश कुछ है। ही सही पर अपनी सेट ही नहीं है ही नहीं। ऐसे ही है। तो वेल लेट्स टॉक अबाउट अजहर अली म्यूजिक। अब Yeah. आपने काफी ज्यादा कंटेंट किया इन म्यूजिक और आपकी प्रोफाइल में डाइवर्सिटी नजर आती है। Yes. इन सेंस आपने बहुत सारी शायरी भी की है, आपने Yeah. रैप भी किया है, Yes, yes. लेकिन आपने हमेशा इसका ख्याल रखा कि आप वो स्केल ना छोड़ो, वो Yeah. टिपिकल कॉन्टेक्स्ट में रहो जो कि ऐसा ही आपके है। वो है। ऐसा ही है। सो व्हाट्स द विजन एज एन आर्टिस्ट? आपके अंदर आप ये डाइवर्सिटी हमेशा ऐड रखना चाहते हो या फिर आप किसी एक यूनिक यूएसपी अपनी बनाना चाहते हो कि मैं इसमें मेरी होल्ड है? यार ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है कि कोई भी एक आर्टिस्ट जो है ना, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि वो सिर्फ एक ही कोई अपना एक ही स्टाइल बनाए और उसी को लेकर चले। नहीं, बाय द एज ऑफ टाइम आपको चीज़ें मुख्तलिफ करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा गाना भी किया, फिर थोड़ा सा R&B भी किया, फिर रैप भी किया साथ में। हमज टाइप सॉन्ग भी किए हैं आपने, मैंने cover एग्जैक्टली song भी किए हैं। मैं वो बता चुका हूँ कि मेरी बेस बहुत ज़्यादा क्लासिकल है, तो उस सब करेगा ये, सब करेगा, सब कर ले ब्रो। लेकिन जी ले अपनी दम जिंदगी। टाइप सॉन्ग्स भी आपने लिल एग्जैक्टली दम खींच दम खींच लड़के तो दम खींच, दम खींच आजा मेरे संग खींच। असल में भाई पीते नहीं है फिर भी ये फिर भी ये देखो ब्रो, जरूरी नहीं कि वो वाला खींचने वाला दम हो खींच। अच्छा भाई तो मैं दम एक चीज दम क्लियर करना चाहता हूँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो दम खींच है ना, बेसिकली ये मेहनत वाला दम खींच है। इट्स नॉट दम खींच, ओके, इट्स दम खींच कि लेट्स फॉरवर्ड टुवर्ड योर गोल्स। मेहनत कर। इसीलिए तो मैं आगे कहता हूँ कि उम्र मेरी 17 की थी जब दम खींचने लगा। इट मीन्स कि मेरी 17 की एज में मैं मेहनत करने लगा। ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि मैं किसी पुल के नीचे बैठ के, उम्र मेरी 17 की थी और मैंने ऊपर चादर ली एंड आई जस्ट स्टार्ट 17 की उम्र में एग्जैक्टली दम खींचने लगे। यार 17 साल की एज में जब आप नौकरी पे जाओगे और 17 साल की एज में आप टीन एज में होगे, ठीक है, आप ज़्यादा स्कूल में होगे, स्कूलिंग चल रही होगी आपकी, और आपको तब जॉब करनी पड़े, और एक तो नहीं bro, तीन तीन जॉब ब्रो, मतलब रिकॉर्ड तोड़ेगा क्या। फिर इस भाई ने तभी बोला कि दम खींच लड़के तो दम खींच, वो वाला ऑर्गेनिक, ये वाला दम ब्रो, वो वाला नहीं। वो वाला नहीं। और बड़ी अच्छी बात उसमें एक ये है कि उस गाने में कि एक बात जो मैं कहता हूँ, मुझे पर्सनली बेसिकली खुद बहुत पसंद है और मानी को भी वो लाइन बहुत पसंद है। हजारों हाथ उठते दुआ के पर होती सबकी कबूल नहीं, लेकिन बदबख्ती नाकामियां पर अपने खुदा को तो भूल नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो बेसिकली कोशिश ये होती है कि यार किसी तरह से लोगों को कुछ ऐसा काम दिया जाए कि जिसे सुनकर वो थोड़ी देर के लिए जो है वो एंटरटेन हो जाए। बस सबसे बड़ा यार मकसद ये है लोगों को एंटरटेन करना। और अगर कोई अपनी अच्छी बात समझा सकते हो किसी को अपनी म्यूजिक, ऐसा ही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसमें एक बात भी थी कि मतलब मेरे कंधों पे किसी का हाथ नहीं, याद नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रब की जात आपके साथ होती है, किसी का हाथ आपके कंधे पे नहीं ट्रस्ट होता। एंड बिलीव। ऐसा ही है। बहुत सारे लोग हैं फ्लैक्स करते हैं, मेरा मुझे बैक कर रहे हैं, लोग बैक कर रहे हैं। यार लोग क्या बैक कर रहे हैं ब्रो, कोई भी बैक नहीं कोई बैक नहीं करता ब्रो। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मेरे तो समझ ही नहीं आता ब्रो। कौन बैक black? बताऊं क्या यार, देख जैसे कि अभी हम लोग साथ मिलके म्यूजिक कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे इंटरव्यू अभी हो रहा है, बिल्कुल, तो this ये current situation. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को जानते हैं और इतने टाइम से म्यूजिक कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, इतने टाइम से लगे हो, तो अब मैं बोलूँ नहीं ब्रो वो मुझे बैक कर रहा है ये वो, ब्रो नहीं, तुम गैंगस्टर नहीं हो तो मत बनो। मतलब ब्रो फेक गैंगस्टर बन के क्या बताना चाहते हो तुम, क्या मैसेज जाएगा उससे? रियल रहो ब्रो, दैट्स इट। मेरा तो यही कहना है कि ब्रो, मैं नहीं बोलूँगा कि ब्रो मैं कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ और मैंने कोई छीलों हुआ कत्ल किया हुआ है ये वो, ब्रो क्या मैं नहीं सहूंगा।
ब्रो हाँ मैं भी कहूँगा Fuck you. So yeah, very important. अब आपने देखे हैं बहुत सारे रैपर्स आए हैं इंडस्ट्री में, उन्होंने काम किया है सही, and you have seen many fake artists and you have seen many real artists growing by leaps and bounds. Yep. सही है. We have examples, मैं नाम लूँगा, we got two damn boys, माशाल्लाह. मैं उनको देख के बिल्कुल खुश होता हूँ. Trust me, from heart. Big shout out to two damn boys and the way they are doing the music, वो regardless वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन आप well वो music जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं and it is accepted. यार मैं यहाँ पर ना इस तुम्हारी इस वाली बात में ना एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ. वो ये कि मैंने इस पूरे टाइम में जितने अरसे से मैं मानी को जानता हूँ, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैंने इस अरसे में जिस तरह से मानी को देखा है कि जिस तरह से इसने बच्चों को सपोर्ट किया है, उसकी वजह से मेरे दिल में इसकी इज़्ज़त और बढ़ी है. बिकॉज आई मुझे टोटली रिमेंबर कि जब मानी ने पहली दफ़ा मुझसे कहा कि यार रज़ा मैंने 2 लड़कों को सुना है और उनका टू डैम करके कुछ है, बट दे आर डूइंग वेरी गुड यार, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ. और जाहिर सी बात है कि आज इतने सालों के बाद हम भी आज हसल के मोड में हैं, हम भी हसल कर रहे हैं ब्रो. कभी रुके हम भी कोई आर्टिस्ट नहीं बन गए और ना ही कभी बन सकते हैं आप. और दूसरी बात ये है कि यार जो लोग आके मैसेज करते हैं ना कि यार हमारे साथ कोलैब कर लो, ठीक है, आप हमारे साथ क्यों नहीं कोलैब कर रहे, यार मैं उनसे यही कहूँगा कि ब्रो तुम अपने जो तुम्हारा आर्ट है ना उसको इतना अपग्रेड कर लो कि यार वो तुम अगर किसी को एक बार भेजो ना तो सेकंड वो दूसरा उसका मैसेज यही आए कि ऑन सीन है ब्रो, मिल के काम करेंगे. ऐसे ही 1-2 गाने बना लेते हैं यार, उसके बाद अगले बंदों को बोलते हैं आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे. सपोर्ट ब्रो आपको सपोर्ट तब मिलेगी, पहले अब हसल तो करो, ठीक है, पहले हसल तो कर लो. ऐसे थोड़ी बैठे बैठे प्लेट में मिल जाता है यार, ठीक है. अब तुम्हें बैठे बैठे प्लेट में मिल जाएगा तो हमें कदर नहीं होगी. तुम हसल करके आओ, वो चीज़ें देखो, वो चीज़ें फेस करो. लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास स्टूडियो नहीं है, बीट्स नहीं है. भाई जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास भी बीट नहीं थी, यूट्यूब की बीट्स पे काम करते थे. तो ब्रो आप बीट्स यूट्यूब की लो, मोबाइल पे रिकॉर्ड करो. अब तो 10 ऐप्स हैं, तब तो ऐप्स नहीं होती थी ब्रो. आसानियाँ पैदा हो गई. हाँ ऐप्स वगैरह में रिकॉर्ड करो, ढालो. आजकल तो जिस बच्चे से पूछो वो कहते हैं मेरे पास मेरा होम स्टूडियो है ब्रो. हाँ ब्रो ये वाला इवन प्रोडक्शन आसान हो गई है. एग्जैक्टली. आप कुछ सॉफ्टवेयर कुछ पैसे देके डाउनलोड करके पूरी प्रोडक्शन आप फोन के अंदर कर सकते हो. आप आईफोन ले लो, आप सब कर लोगे भाई. यार वैसे आसानियां पैदा हो गई. हाँ ना ऐसा ही है ब्रो. आप तो आप देखो अगर करते रहोगे ना, मतलब जो नए लड़के हैं, अगर तुम लोग करते रहोगे 8, 10, 20, 25, 30 गाने बना लोगे तो तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा. तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि उस लेवल तक आने के लिए आपको वो हासिल करनी पड़ती है, आपको अपना म्यूजिक पॉलिश करना पड़ता है. ये नहीं कि आपने 2 गाने बनाए, मुझे कोलैब चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए. हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है यार ब्रो. मैंने जब टू डैम को सुना था तो वो लोग बहुत सही कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे, मतलब स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे. मैंने उनकी स्टेज प्रेजेंस देखी ब्रो कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सही काम कर रहे थे. तो मुझे अच्छा लगा. मैंने बोला यार, मैंने उनसे पूछा कैसे कर रहे, उन्होंने मुझे बताया कि हम मोबाइल में करते हैं, मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल में मिक्स मास्टर करते हैं. मैंने कहा ठीक है ब्रो. सच था वो, मतलब फैक्ट है वो. अगर फेक होते, अगर इमेजिन फेक होते, वो कुछ भी कह सकते हैं. ऐसा ही. लेट मी मेंशन कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे को मेंशन करना चाहता हूँ इस पूरे सीन में कि जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और उसका नाम है मारिज. मारिज यार देखो, मारिज तक अभी आगे बात पहुंचेगी. मिक्स टेप की बात होगी तो डेफिनेटली मारिज आएगा. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे. मारिज, बिग शाउट आउट टू मारिज जानी. एंड हो सो या, और ही इज अ यंग प्रोड्यूसर. ऐसा ही है ब्रो. जो इस टाइम में वो जो काम कर रहा है ना, उसको भी इसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है ब्रो. बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है ब्रो, और वो बहुत निकलेगा. और उसका काम बहुत फ्रेश है, इंशाल्लाह फ्रेश है, रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री. और उसके उन्होंने मारिज ने हाशिम इसाक के साथ कोलैबोरेशन, मतलब बिग ओजीज ऐसा ही है कोलैब इस यंग एज में एज अ प्रोड्यूसर. उसका कैरियर है ऑब्वियसली. इसके साथ साथ और भी प्रोड्यूसर्स हैं. वी गॉट अजलान. गिव अ बिग शॉट आउट टू अजलान. मेरे मिक्स टेप में उसका एक गाना है मुसाफिर. तो ये है कि मिक्स टेप जैसे कि अभी बात हो ही गई है, प्रोड्यूसर्स की बात हो ही रही है, तो अब सारे प्रोड्यूसर के शॉर्ट आउट्स दे देते हैं. तो अब जैसे कि मेरी मिक्स टेप थी स्टिल एयर, तुमने सुना होगा, ठीक है. उसमें 10 गाने, तो उसमें मोस्टली ट्रैक्स जो प्रोड्यूस किए हैं वो मारिज ने किए. मैंने मारिज को थैंक यू नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि यार मारिज की वजह से वो मिक्स टेप जो है वो पॉसिबल हुई है और आप लोगों को सुनने को मिली है. तो वो मिक्स टेप जाके आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है मिस्टर मानी के नाम से. और उसमें कुछ एक जैसे कि उसमें एक गाना अजलान ने किया, ठीक है,
और 2 गाने उसके अंदर उज़ैर ने किए और 1 गाना उसमें डीजे स्कल ने किया, ठीक है। ये चार गाने हो गए, 4-5, बाकी के 5-6 गाने जो हैं वो मारिज ने किए, ठीक है। और मारिज का काम बहुत क्रेजी है ब्रो, लेवल है बिल्कुल। इवन मेरी मिक्सटेप में भी तो जो स्वीट विजडम जो एक मिक्सटेप है ब्रो। अच्छा बाय द वे इसका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या रखूं मिक्सटेप का, तो मैंने मानी से कहा, मैंने कहा मानी मैं क्या नाम रखूं यार। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना जिस नाम से हमने शुरू किया था मैं उसी नाम से अपनी मिक्सटेप स्टार्ट करूं। तो फिर वहाँ से जो है इसका नाम स्वीट विजडम पड़ा। और बाय द वे मैं भी मेंशन कर दूं यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि मारिज, ऑब्वियसली शाउट आउट टू मारिज। फिर उसमें उज़ैर ने भी एक बीट की है मेरे गाने की, दम खींच की है उज़ैर ने। और फिर अभी लास्ट जो नबील के साथ मेरा एक गाना आया उसकी बीट जो है वो आदि ने बनाई है, को प्रोड्यूस मारिज ने की है। तो हिट सॉन्ग ब्रो, और इसमें गुड सॉन्ग, नीड इज अ अमेजिंग सॉन्ग ब्रो, गाइस लिसन टू द नीड्स। यार एक बंदा रह गया, ठीक है। आजकल हिप हॉप के अंदर आर्ट मेकर्स जो आर्ट डिजाइन करते हैं वो भी एक हिप हॉप आर्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो मेरी मिक्स टेप ऑलमोस्ट जो आर्ट कवर है वो शाहान ने बनाया है। बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत क्रेजी आर्ट कवर बनाता है और बहुत दिल से बनाता है। ऐसा भी होता है कि यार मुझे 2 घंटे बाद गाना रिलीज करना होता है और मैं उसको मैसेज करता हूँ कि ब्रो आर्ट गाना इतने बजे फेंकना है, और वो बंदा वैसी चीज जो 8 घंटे में बनाएगा वो 2 घंटे में बनाएगा, नो डाउट। तो यार शॉट आउट टू शाहान, ठीक है, बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है आर्ट कवर, क्रेजी ब्रो। इसके साथ भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि मैं देखता हूँ सिंगुलर फोटोज एक आर्ट वर्क बनाता है, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं, दे आर हसलिंग फॉर सम गुड पर्पसेस। हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों को अप्रिशिएट करना, आप लोग इसी तरीके से काम करते रहे, एंड दैट्स हाउ द इंडस्ट्री ग्रो। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट अस। अगर आप लोग, हर बंदा एक पूरा कंपनी है ना, इमेजिन, छोड़ दो कि कौन क्या है, इमेजिन ये कंपनी है, कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, हर किसी का ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट है, मानी इज आर्टिस्ट, अजहर अली इज एन आर्टिस्ट, आप वो हर काम नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, गाना अगर रिलीज करना है उसको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट फॉर्म्स। ऐसा ही है। और इसके लिए पता है क्या, देखो सबसे पहले टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात है कि कोलैबोरेशंस बहुत जरूरी हैं। इवन कि यूट्यूब पे जब आप अपना चैनल भी बनाते हो तो वो कहता है कि भाई साहब पहले जाके कोलैबोरेशंस करो आप लोगों के साथ, तब जाके आपका चैनल ग्रो होगा। तो कोलैबोरेशंस बहुत जरूरी है, उससे एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है, एक लोगों को कम्युनिटी सपोर्ट होती है, लोगों को नया काम सुनने को मिलता है कि चलो यार अगर तुमने इसके साथ काम किया तो मैंने इसके साथ काम किया, वो कुछ अलग होगा, मैंने इसके साथ काम किया वो कुछ अलग होगा। तो इस तरह से डिफरेंट फ्लेवर्स भी पता चलते हैं, लोगों को सुनने को मिलते हैं। या और भाई बिल्कुल ऑब्वियसली उनकी एक अलग फैन बेस है और आपकी फैन, तो व्हाट द पॉइंट इज के अवाम तो एक ही है जो सुनने वाली है। सो वी हैव टू सर्व द पीपल, ऑर्गेनिक कंटेंट आवाम के सामने आएगा तो दैट्स हाउ द पूरे पाकिस्तान का सीन ग्रो होगा। सो वेल लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम इस्लामाबाद की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फुल पाकिस्तान। आपने माशाल्लाह लाहौर में शो किया और माशाल्लाह शोज तो अजहर अली आपने इतने किए कि अगर हम शायद आप भी गिन नहीं पाएंगे, अपने शोज इतने कर चुके। यार वो असल में मेरे शोज की गिनती ज़्यादा पता है क्यों है, क्योंकि मेरे पास चीट कोड है ना कि मैं गा भी लेता हूँ, मैं गज़ल भी कर लूँगा, मैं कवाली भी कर लूँगा, एंड एट द सेम टाइम R&B भी कर लूँगा, मैं हिप हॉप भी कर लूँगा थोड़ा सा जो है। तो ये बेसिकली चीट कोड है मेरे पास। उस चक्कर में मेरे शोज माशाल्लाह से बहुत मतलब कि ऑन हो जाता है, बैंड परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली, देख रहे हो हक मार रहा है ये बंदा। लेकिन नहीं भाई, फ्रॉम द डे वन मानी मेरा जी बॉय, इसमें तो कोई शक नहीं। फॉरएवर मेरा शूटर बोला जे ने, लेकिन मेरा भी है, लेकिन वर्ड टू मिस्टर मानी है ना, ऐसा ही है। और इंशाल्लाह ताला यार आगे भी बहुत ज़बरदस्त शोज आने वाले हैं हमारे। और अभी क्या कहते हैं इसकी, मेरी दूसरी EP मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसका नाम क्या है? नाम बहुत अच्छा है उसका। मैं बताता हूँ इसकी बेसिकली इसने गाइस ये वो कंटेंट आपके पास आ रहा है जो अभी आने वाला है, जो कि आप सुन लो। वेल इसने तो अपनी EP का नाम डिसाइड हो चुका है, इसकी EP का। ओके, बाय द वे मेरी जो EP है, ठीक है, उसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है कि इसकी EP का नाम है सुर सिटी। सुर सिटी के नाम से अजहर अली म्यूजिक की EP अभी जो आएगी नेक्स्ट,
और इसमें बहुत बड़ी बड़े फीचर हैं Guys, it's an announcement right here. I'm telling you, Got Sur City. इसमें बहुत बेहतरीन और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के फीचर हैं ब्रो, और वो आर्टिस्ट हैं जो कि जेन्युइन आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं खुद बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और ये उनका भी लव है कि वो मेरे जैसे एक छोटे से आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ फीचर कर रहे हैं ब्रो। अरे it's okay bro। अच्छा ठीक है, मानी भी है भाई से, मानी तो यार मानी मैं तो हूँ इसकी ईपी के अंदर एक गाने में होऊंगा, ठीक है, लेकिन जो मेरी ईपी है ना, मैं वो अनाउंस कर दूं, उस पूरी ईपी में सोलो ईपी है, सारे हुक्स जो हैं वो अजहर अली ने सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ अभी बस मुझे अपने वर्सेस उतारने, ठीक है। उस 4 से 5 गाने होंगे, उन 4 से 5 गानों के अंदर आपको मैं और अजहर अली मिलेंगे आपको बस। सारे हुक्स वो थोड़ा उस तरह की बनाई है, अब थोड़ा अपबीट है, थोड़ी सी डिफरेंट वाइब है उसकी, डिफरेंट वाइब थी, क्योंकि मिक्स टेप एक थोड़ी मिक्स थी, उसमें सारा वो अंडरग्राउंड भी था, हसल भी थी, कुछ इमोशंस भी थे और इस तरह का था। लेकिन जो अब ईपी है ना, वो मैंने बिल्कुल डिफरेंट की है, बिल्कुल डिफरेंट। उससे पहले अभी 2 से 4 दिन में, अब पता नहीं वो दिन कौन सा होगा, इंटरव्यू कब आएगा, खैर तो अभी मैं सोलो फेंक रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद एक फीचर है, ठीक है, उसके बाद ईपी स्टार्ट होगी। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फरवरी के मंथ में ईपी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ यस बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही। तो 2021 तो हमारे आंखों के सामने है कि वी कैन से 2021 एक बहुत हसल का टाइम था, एक बूम कंडीशन थी इन मीडिया इंडस्ट्री, नॉट जस्ट रैप इंडस्ट्री। हम पूरा ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री को देखें तो बहुत फ्लरिश किया। वी गॉट बोल्ड स्टार रैपर, ऐसे भी शोज हुए रिगार्डलेस व्हाट द कंट्रोवर्सी, रिगार्डलेस व्हाट द कंट्रोवर्सी, लेकिन उन्होंने किए, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने कुछ भी किया, कैसे भी किया, लेकिन किसी तरह से जितने भी लोगों को सपोर्ट किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। या बिल्कुल और इवॉल्वमेंट हो रही है। तो व्हाट यू सी कि 2022 को लेके आप लोगों की क्या प्लानिंग है, और व्हाट यू सी कि ये इवॉल्व हो रहा है कल्चर, और कहाँ 2022 लेके जाएगा चीज़ों को? यार 2022 में जैसे कि मुझे लगता है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर हिप हॉप जो है वो 50% लोगों ने सुना होगा। क्या कहते हो, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं? यार मुझे ये लगता है कि मानी जब से वो गाना आया ना यंगस्टर्स का, Why not मेरी जान, बेसिकली उसने, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और PSL वाला एग्जैक्टली तो उसने बेसिकली ऐसी ऑडियंस को भी ग्रैब किया है कि जो लोग रैप नहीं जानते थे, या जिनकी इन्वॉल्वमेंट या जिनकी लिस्टिंग नहीं थी, जो उम्र में भी बड़े हैं, वो भी हमारी खालाएं, मेरी खाला मुझसे बोल रही है, वो मैंने गाना सुना था, तुम भी वही काम करते हो ना। एग्जैक्टली देखो ये चीज है, ये रिकग्निशन है ब्रो। बाय द वे यहाँ पर एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि मेरे भाई का इसमें कैमियो है भाई, जे का और मानी का इसमें कैमियो है व्हाई नॉट मेरी जान में। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली। तो वो एक बहुत एक ग्रैंड मोमेंट है मेरे लिए और मेरे भाई के लिए भी ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है मानी उसके बाद जो है ना, वो लोगों तक पहुंची है चीज़, और लोग मेरे ख्याल से इस वक्त आउट ऑफ 100 कोई 65 to 70% लोग जो हैं वो है जो रैप को जानते हैं, बाकी 25% वो लोग हैं जिन्होंने सुना है लेकिन कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। बहुत सारे लोग सुनते हैं और वो सुन लिया उन्होंने, ऐसा ही है। बहुत सारे लोग हैं जो वो समझते हैं उसको कि यार ये क्या है। यार ऐसा ही है 2022 में ब्रो, जो रैप का सीन है, ये जो रैप इंडस्ट्री है, हिप हॉप इंडस्ट्री है जो ब्रो, ये बहुत ग्रो कर चुकी होगी, ठीक है। मैं जो लड़के अभी रैप कर रहे हैं या जो पुराने जो नए हैं, वो डिसाइड हो जाते हैं यार छोड़ देते हैं या नहीं करते, तो ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रो, मतलब हर बंदे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये साल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने काम फेंकना, दबा के काम फेंको ब्रो। कोई बोलते नहीं यार हमें सपोर्ट करो, ये वो कुछ नहीं होता ब्रो, ठीक है। आप गाने फेंकने लग जाओ, हर 10 दिन के बाद आपका यूट्यूब पे गाना हो, आपके खुद ही सब्सक्राइबर आएंगे ब्रो, ठीक है, और आपके खुद ही व्यूज। हाँ एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी मैटर्स, ऐसा ही मैटर्स, एंड ऑर्गेनिक कंटेंट मैटर्स। फेक लोग तो ऐसे इमिट होते हुए नजर आते हैं ना, मुझे यकीन करें नजर ही नहीं आते। वो जो फेक होता है ना, आर्टिस्ट आया भाई कंसिस्टेंसी से फुल ना, वो गायब हो जाता है और वो पता ही नहीं चलता गया कॉन्टेक्स्ट से ही आउट। हसल नहीं की होती ना ब्रो, हसल करके आए होंगे तो खैर उनके लिए भी बेस्ट विशेस कि यार उनको बेसिकली उनको सही ट्रैक मिले कि वो जो करना चाहते हैं या जो उनके लिए सही है वो कर सकें। जरूरी थोड़ी है कि मतलब सही है कि आर्टिस्ट चाह रहा है मैं रैप करूं, मैं करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तो जरूरी नहीं है कि तुम वही करो, तुम कुछ और कर लो भाई, तुम अच्छी जॉब करके तुम कुछ कर सकते हो। जरूरी नहीं है,
इट्स भाई वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट। जरूरी नहीं कुछ और कर ले ब्रो, आर्ट कवर बना ले, बीटे बना ले, जरूरी नहीं रैप या फिर सब छोड़ के सिर्फ जॉब कर ले या माँ का ख्याल रख ले, ये भी बड़ी जिम्मेदारी है जो तुम कर सकते हो और तुम खुश रहोगे, अल्लाह तुम्हें मतलब भाई रुला दे। ऐसा मुझे मैं आज रोते हुए जाना चाहता हूँ, मानी मैं रोना चाहता हूँ ब्रो। यार ये मैं अगला गाना बनाऊंगा, मैं रोना चाहता हूँ। मानी अगला गाना करते हैं, मैं रोना चाहता हूँ। और इसके वीडियो में जो है ना वो लेंगे इसको असद को ना, मॉडल होगा उसमें असद। भाई गाइस यार खैर ऐसा हो जाए, बताया ना ये दिन में दूसरी दफा हुआ है। तो या अच्छा मानी भाई, अजहर भाई, देयर आर लॉबीज इन हिप हॉप इंडस्ट्री एंड मैंने काफ़ी दफ़ा बात भी की है इस बात में, लेकिन आपको मुझे पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि लॉबी सिस्टम होना रैप सीन्स में क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, क्या इम्पैक्ट होता है इस पे ओवरऑल सीन पे? व्हाट डू यू बिलीव के लॉबीज के बारे में आप प्लीज जिक्र करें। यार देखो मेरा एक मानना ये है कि अगर आपको एक आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जब आपको लोग इतने नहीं जानते, आपके गानों पे 300-400 व्यूज़ हैं, और एक वो आर्टिस्ट जो आपको सपोर्ट कर रहा है जिसके लाखों में मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, उसने आपको सपोर्ट किया है, तो अब जब आपके पास भी लाखों में व्यूज़ आने लग गए हैं, ठीक है, तो आप वो चीज़ मत बोलो, आपको वैसे ही स्टार्ट रखना है। आपको भी जैसे आपको एक आर्टिस्ट ने सपोर्ट किया, ठीक है, आप ग्रो हुए, अब आपको भी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने भी वैसे ही अपने नीचे वाले आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है। आप ये नहीं करना आपने वो चीज़, वो लॉबी नहीं बना लेनी उस तरह से, आपने वो अपना नहीं समझ लेना कि यार बस मुझे जो मिला है बस मैं आगे किसी को बांटूँ नहीं, ठीक है यार, ये बहुत चीज़ गलत है। और ये वैसे भी यार ब्रो, अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे ना, तो आपको ये लगता है कि यार शायद मेरा आर्ट इससे कम हो जाए, मैं उस तरह से मुझे लोग ना सुने, ऐसा नहीं होता ब्रो। आर्ट जितना फैलाओगे, जितना शेयर करोगे, उतना ज़्यादा लोगों में दिखेगा। तो मोस्टली ये होता है कि जिन लोगों को सपोर्ट मिलती है वो बाकी जो और आर्टिस्ट होते हैं, जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको फीचर चाह भी रहे होते हैं काम करना भी, तो उनको उस तरह से वो सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि यार आपको, अगर आपको सपोर्ट मिली तो आप दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है। लॉबी बना के आप अगर लॉबी बना लोगे तो इस तरह से ये होगा कि यार जो बाकी दूसरे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो यार उनका आर्ट ज़ाया हो रहा है, ठीक है, आपने लॉबी बना ली, क्योंकि अगर आपको मिल गया तो अब आप लॉबी बनाओगे, नहीं ये गलत बात है। अगर तुम्हें मिल गया तो यार तुम्हारा यही एम होना चाहिए, हिप हॉप इंडस्ट्री को बढ़ाओ। जब बहुत बढ़ जाएगी, जब बहुत ग्रैंड सीन ऑन हो जाएगा, फिर भाई तुम अपनी लॉबी बना लेना, ठीक है। लेकिन यही कि अभी राइट ना होना, मैं तो यही बोलता हूँ जितनी भी लॉबी सिस्टम है, जिनको लगता है कि लॉबी बनी हुई है या लॉबी वाला सीन है, जो दिमाग में लेके बैठे हुए यार ये हमारी साइड है, ये उनकी साइड है, तो मैं तो मतलब अपने मेरे साथ जो लड़के हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, ठीक है, जो बॉयज़ हैं रैप करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ ब्रो सबके साथ काम करो और सबके साथ बना के रखो, ठीक है। मैंने किसी को ये गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि यार तुम्हारी एक साइड बन गई है। मैंने कहा साइड नहीं है ब्रो, ये साइड नहीं है, ये साइड ये है कि हम मिलके काम कर रहे हैं, कम्युनिटी से कनेक्टेड हो, कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो और आप सबके साथ काम करो, ठीक है। जो अच्छा रैप कर रहा है, जो नया है भले पुराना है, आप उनके साथ करो। ऐसे ही मैं बाकी लोगों से कहूँगा कि यार सपोर्ट करो ब्रो। देखो अगर तुम आज सपोर्ट करोगे तो ये इंडस्ट्री और ग्रो करेगी, सीधी सी बात है। इससे नुकसान ही होता है, लॉबी से नुकसान ही होता है ब्रो। आपका अपना भी नुकसान होता है, सामने वाले बंदे को ये नहीं पता होता कि यार मैं इसमें मेरा नुकसान नहीं हो रहा, खुद का नुकसान भी हो रहा होता है। तो ये है कि लॉबी सिस्टम को सपोर्ट ऑफ सीन है ब्रो। आपने एक वर्ड यूज किया ओजी। ओजी इज अ वर्ड जो कि हम इसकी बेस रूट पे जाएं तो इट्स कॉल्ड ओल्ड गैंगस्टर, द यंग जी, द यंग गैंगस्टर। सो आपकी नज़र में, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे भी मेरा सवाल है, आपसे भी मेरा सवाल है, व्हाट इज ओजी फॉर यू? मतलब आपको क्या बोलोगे कि क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उसके अंदर कि यू विल कॉल हिम ही इज अ रियल ओजी मैन? लेट मी से फर्स्ट। ओके फाइन, तुझे पता है मैं बता दूंगा इसलिए है यार। नहीं देखो मेरे लिए बेसिकली पता है क्या, ओजी का मतलब ये है एक ऐसा आपका दोस्त, एक ऐसा आपका भाई जो आपके साथ रियल है, जो आपके साथ लॉयल है, ठीक है। जैसे कि मेरा मानी बैठा हुआ है यहाँ पे, ये मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है बाय द वे। मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि फैन मोमेंट जिसको काट देना मानी यार ओजी है बेसिकली। मैं ये बताना यार ओजी बंदा वो है कि यार देखो मेरे हिसाब से, ठीक है, जिसने टाइम लगाया होता है, ठीक है। जैसे कि अभी तुम इंटरव्यूज वगैरह कर रहे हो ब्रो, तुम्हारे पास हिप हॉप की नॉलेज है, ठीक है,
तुम पूरा सीन जानते हो हिप हॉप का, कराची का तो छोड़ो, तुम्हें पाकिस्तान का भी पता है, ठीक है, क्योंकि तुमने 2011-12 के अंदर रैप सुनना शुरू किया था, तो तुम्हें ईच एंड एवरीथिंग, तुम्हें सब भावना हो कि यार क्या सीन है, क्या सीन है, किसका क्या है, क्या नहीं है। अगर अब कोई इंटरव्यू कोई और भी कर रहा होगा तो उसको मैं ओजी नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें बोलूंगा ये बंदा ओजी है, ठीक है। Love, respect, peace. तुमने Love, start किया, respect, ये peace, basically bro. ये Love, respect, peace. Yes. यार ऐसा तुम बीसी, अच्छा खैर यार तुम वाइब नहीं तोड़ा करो बीच में आगे, अजीब यार ये तुझे क्या यार खैर, तारीफ वाली यार। बात छोड़ दी यार। एक वही से स्टार्ट करता हूँ, तो ये तो यार तो खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड। माशाल्लाह आपने नापा में भी ट्रेनिंग की है अजहर भाई। Yeah. तो नापा में आपने एक देखी है साइड, वहाँ पे चीज़ें होती हुई, वहाँ पे थिएटर होता है, वहाँ पे सिंगिंग क्लासेस प्रॉपर दी जाती हैं। सो व्हाट यू बिलीव के नापा एक पोटेंशियल आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। और सिर्फ मुझे ये लगता है कि नापा के जो लोग हैं उनको मौका कम दिया जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, प्लेटफॉर्म्स कम है बेसिकली। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी लोग जो कि ड्रामा कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, वो अगर किसी जहाँ पर देखें, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, आज अगर हमारे पास पाकिस्तान की कितनी करोड़ आबादी है, लेट्स से 22 करोड़ आबादी है, 22 करोड़ आबादी है, तो हमारे पास सिर्फ 3-4 ही बड़े एक्टर्स क्यों हैं? 5-6 बड़े सिंगर्स क्यों हैं? सिर्फ 3-4 रैपर्स क्यों हैं? इस 22 करोड़ आबादी में सिर्फ यही लोग हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ उनको सपोर्ट करना बाकी है, उनको सामने लाना बाकी है, ठीक है। तो नैपा अस खुद बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट जो है वो बना रहा है, ठीक है, इन मेकिंग है। जब मैं नैपा पहली दफ़ा गया तो बाय द वे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब गाना आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन अब मानी जब मेरा पहला वहाँ पे दिन था, तो जब मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया तो मुझे उसे पता चला कि नहीं ब्रो, तुझे कुछ भी नहीं आता है, ये एक अलग दुनिया है, यहाँ पर सीखने की अलग एक तरीके हैं, जो 1000 तरीके जो तुझे सीखने हैं। तो नैपा एक ऐसी जगह है जो मैं रेकमेंड करता हूँ लड़कों को, जितने भी नए लोग सिंगिंग करना चाहते हैं, म्यूजिक करना चाहते हैं। इवन मैंने वहाँ पर थिएटर भी किया, थिएटर के भी मुझे रूल्स पता चले कि खाली इस तरह से जाके कैमरा के सामने नहीं आपने कह देना कि अच्छा मैं आर्टिस्ट बड़े अंडररेटेड, एग्जैक्टली बहुत अंडररेटेड है वहाँ पे। लेकिन राइट नाउ माशाल्लाह से बहुत ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। समहान गाजी मेरा एक फेवरेट एक्टर है। बेसिकली थिएटर जब मैंने अपने सामने पहली दफ़ा देखा तो मुझे पता चला कि नैपा में कि थिएटर होता क्या है। तो वहाँ पर शबाना, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत अच्छा वो कर रही हैं। और बस यही बात कहना चाहता हूँ कि यार जो रियल लोग हैं, जो टैलेंटेड डिजर्विंग लोग हैं, उनको सामने लाया जाए। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। सो शरफ कैसे को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है, और सिंस शरफ कैसे से आप कनेक्टेड रहे हैं एक टाइम पे, यू हैव सीन बियॉन्ड रिकॉर्ड्स, यू हैव सीन जिंदगी टाइप सॉन्ग्स आपने किए हैं माशाल्लाह, एंड 8XM पे भी वो रहा है, और मैंने भी सॉन्ग्स आपने लिखे भी हैं, गाने अरबाज खान के सॉन्ग्स प्रोड्यूस भी किए गए हैं। So well, Sharaf Kaisar, out of context, is living in Canada. So what do you want to say about him? It's like, please comments. Any comments? बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, शरफ भाई के साथ हमारा बहुत टाइम गुजरा है, और हमने बिल्कुल जो मेरी जर्नी थी या अजहर की जर्नी थी साथ ही हमने स्टार्ट किया है, तो अच्छा टाइम गुजरा है ब्रो। इसमें कोई वो नहीं है, कोई मेरी साइड से लव है, कोई हेट नहीं है ब्रो, लव ही लव है ब्रो, कोई हेट नहीं है ब्रो, पीस लव फॉरएवर। अमेजिंग अमेजिंग। कुछ नाम मैं लूंगा आप लोगों के सामने, और उन लोगों के पास बस वन वर्ड कमेंट कर दें कि आप अलग के व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट देम, वन वर्ड। ओके, जोके, ब्रिलियंट, अमेजिंग, बेहतरीन, सेम ऐसा ही। क्या मतलब क्या बोलूं, जितनी तारीफ करूं कम है। लव बिग। अच्छा ओके, तला यूनुस ब्रो, उर्दू तला यूनुस एंड तला अंजुम दोनों जंक्शनर्स। हाँ ब्रो, जो उर्दू हिप हॉप को इस लेवल पे लेके आ गए कि ब्रो, कि जिनको नहीं पता था कि यार रैप किस तरह से क्या है क्या नहीं है, उन्होंने पहचान दी उर्दू हिप हॉप को। ओके, तला यूनुस रैप मशीन, फ्लो मशीन, एंड अंजुम बिग फैन ऑफ हिम, बेहतरीन किस्म का राइटर। या अमेजिंग। एंड नबील अकबर दोस्त भाई, बहुत अच्छा रैपर। नबील अकबर वेरी टैलेंटेड ब्रो। हाशिम इसाक GOT। हाशिम इसाक ब्रो, हाशिम इसाक वन वर्ड गैंगस्टर, वाइब। ओके, हाशिम नवाज, वन वर्ड, बेहतरीन। रैप डीमन, यस, नाइस। ओके, यस ही इज पुट्टी टोपी गैंग,
पुट्टी टोपी। पुट्टी टोपी। पुट्टी ये ऐसा नहीं अलग से काट के लगा। ओके, देन वी गॉट टू डैम बॉयज। वो रेवोल्यूशन। यंग ब्लड ब्रो। ओके, मोजी। मनमोजी। मनमोजी। ओके, यंग बोन। ये ऐसे बना मैं यंग बोन से मोजी। So yeah, and then we got Expolymer Dog. Yes, he is good. Good bro. Good. Yes, he is good. Then we got Azhar Ali Music. Azuli music. Music. Acha, we got a very important name right here. Ayan Ali Music. Whoa. One word. यार आर्यन अली म्यूजिक लव वही। बेताशा प्यार। Okay. मैं तो आर्यन अली म्यूजिक मेरा बेटा है और बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम पे जाइए और उसको देखिए कि वो क्या करता है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स। भाई सोशल मीडिया मैनेजर ऑफ Ayan Ali Music. We got Azhar Ali Music right here in the house. And then let's move forward. चंद दिनों में मेरी शादी होने वाली है। तो मतलब पैसे तो लगेंगे पर वाइफ भी तो आ रही है। ऐसी स्टेटमेंट आई थी हमारे पास, लेकिन वो क्या थी कंट्रोवर्सी? पैसे जमा कर रहा था। पैसे जमा भी हो गए तो फाइनली अब मैंने थोड़े बहुत पैसे जोड़ लिए। तो शादी करीब हो गई है। शादी अब बस थोड़ी सी दूर है। जैसे जैसे पैसे भी पूरे हो जाएंगे इस साल में हो जाएगी। ओके, बॉय मेरा वेट में था 6 नंबर गेट में था। 400 के टाइम पे वो कोकेन बेच रहा तो था। वो कौन सा बॉय था मानी? यार वो बॉय अभी जिससे आप मिलो उसका नाम नहीं लूंगा मैं, समझे, कनेक्ट हो जाएगा वहां से। तो वहां बैठा हुआ तैयार होके आया हुआ वही बॉय। ये रियल सिचुएशन। ये रियल सिचुएशन। वेल लेट्स आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा। वकास खान ओजी द ग्रेट, वो लेट अभी उनका रिसेंटली इंतकाल हुआ है और इट्स अ वेरी सैड वाइब, इट्स अ बिग कंट्रोवर्सी और ये सब चीज़ें। लेकिन बहुत सारे लोग ना उनके बारे थोड़ा कम जानते हैं। लेकिन वो उनका एक, मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत कनेक्टेड हैं उनसे पर्सनली, जानते हैं उनकी फैमिली बहुत क्लोज टर्म्स है। तो व्हाट डू यू वांट टू से उनकी इवॉल्विंग कल्चर में क्या उनका एक रोल रहा है एज अ पार्ट ऑफ यंगस्टर फैमिली टू, एंड इन पर्सन वो कैसे थे और उनका थोड़ा जिक्र करें अगर हम, तो उनके बारे में प्लीज। यार वकास भाई मेरे बड़े भाई थे, ठीक है, और वकास भाई और मेरा तकरीबन भी कोई 15 से 16 साल का साथ था। 15-16 साल? यस। और हम रेडियो भी मिले थे, ठीक है, और बेसिकली उन्होंने ही मुझे हिप हॉप सुनवाया था। और वो वाहिद एक वो शख्स थे कि जो तब के टाइम पे रेडियो पे हिप हॉप म्यूज़िक प्ले करते थे ब्रो। मतलब बाहर के जो आर्टिस्ट हैं कान्ये वेस्ट वगैरह, जेज़ी, ठीक है, तो तब के टाइम पे ये इस तरह का म्यूज़िक वो रेडियो पे प्ले करते थे। तब लोगों को तो पता ही नहीं था कि यार हिप हॉप का तो जितना हिप हॉप, हालांकि वो रैपर नहीं थे, ठीक है, लेकिन जितनी नॉलेज उनके पास थी ना हिप हॉप की ब्रो, मतलब अभी काफ़ी रैपर होंगे उनके पास जितनी नॉलेज नहीं होगी इतनी उस बंदे के पास म्यूज़िकली वैसी नॉलेज और हिप हॉप के बारे में जो नॉलेज थी। और वो बहुत हम्बल इंसान थे, ठीक है, और मतलब ऐसा सीन था अगर आप फर्स्ट टाइम उस बंदे से आप मिलोगे ना तो आप फ़ैन हो जाओगे। आप पहली दफ़ा उससे मिलोगे फ़ैन हो जाओगे और वो आपको बिना मतलब के सपोर्ट करेगा। अगर आप टैलेंटेड हो वो आपको बिना मतलब के सपोर्ट करेगा। हालांकि उससे क्या मतलब क्या लेना देना है एक रैपर से, ठीक है, तो लेकिन वो उसको भी सपोर्ट करेगा, उसको गाइड करेगा कि ब्रो ऐसे नहीं ऐसे करो। और जितनी नॉलेज उसके पास थी ना हिप हॉप की ब्रो, वो मतलब मुझे नहीं लगता भी किसी के पास और ऐसा कोई नॉन लिसनर होगा उसके पास, या लिसनर भी होगा उसके पास इतनी नॉलेज हो उसके पास बहुत। और लव था ब्रो, मतलब यार बिल्कुल गवाह है हमारे पास इंडस्ट्री में। इवन मैं आपको सच बात बताऊं, मोमी और टू डैम ये लोग वो बॉयज हैं। ट्रस्ट में मोमी कहता है कि मेरा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं था, लेकिन जितना मुझे सपोर्ट वकास खान ने किया है कि मैं क्या बताऊं, इंडस्ट्री में आज रिकग्नाइजेशन उसको माशाल्लाह। आई विल गिव अ बिग शॉट आउट टू मुस्ताशम, क्योंकि मोमी मुस्ताशम बिल्कुल। तो खैर, तो अजहर भाई आप प्लीज कुछ कमेंट्स ऐड करना चाहें? यार फॉर मी वकास वाज द पर्सन के जिससे आप थ्रू आउट, मतलब कि बिना किसी टेंशन के आप उससे वो बात कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते किसी और से। और ही वॉज द पर्सन कि जिसको कोई लेना देना नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ से, लेकिन वो आपको उस पर राय देता है, आपको गाइड करता है। और ही वॉज द पर्सन कि जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करके बहुत काम फील करते हो और रिलैक्स फील कर सकते हो। तो बेसिकली दैट काइंड ऑफ पर्सन बेसिकली ही वॉज इन माई लाइफ। मुझे यकीन करें, ट्रस्ट मी, आई गॉट गूज़बम्प राइट हियर, क्योंकि हम बहुत कनेक्टेड थे उनसे। वेल बट द पॉइंट इज के
अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस आमीन, वाला मकाम आमीन, अता आमीन, फरमाए। आमीन। सो गाइस लेट्स साइन इट आउट अगेन। अजहर अली मानी, आप लोगों ने थैंक यू सो मच, आप लोग आए, Thank you, thank you, एनसाइक्लोपीडिया हब, और बहुत सारी हमने डिस्कशन की, बहुत सारी हमने बातें की, और एक रियल पर्सनैलिटी अजहर अली ओमानी की आप लोगों के सामने आई। एंड द वे दे आर, द जो चीज़ें जिस तरीके से चलती हैं, इट्स ऑल अबाउट द हसल, इट्स ऑल अबाउट द मोटिवेशन, इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी दैट दे आर ब्रिंगिंग एंड टू दिस इवॉल्विंग रैप कल्चर। वेल, last but not the least, thank you so much guys for tuning in, watching this episode. I hope कि बहुत सारी बातें आप लोगों को पता चली होंगी, और बहुत सारी कुछ गाइडलाइंस बहुत सारी मानी भाई ने बताई है, बातें बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज की हैं उन्होंने, अपने EP, अपने म्यूज़िक के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आई होप यू टेक इट पॉजिटिव, एंड वही बात आ गई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू हसल फॉर सम गुड पर्पसेस, एंड दैट्स हाउ वी ग्रो. It's not about you, it's not about me, it's all about us. So let's talk about the team orientation, teamwork is very important regardless what you are doing, where you are doing. अगर आप घर में हो तो आप एक अच्छे बेटे हो, अगर आप बाहर हो रोड पे तो आप एक अच्छे सिटीज़न बनो पाकिस्तान के, अगर आप कहीं स्टूडियो में हो तो आप एक कम से कम एक अच्छे इंसान बनो अगर आप एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो. So what the point is, you can be OG in any terminology. So well, we are signing it out with a message of love, respect, peace. Peace out. Peace out.